नमस्कार। संभव ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो आपने कहा एस ब्लॉक एलिमेंट्स तो इसकी एक क्लास पहले हो चुकी है, जिसके अंदर अपन ने कहा था कि एस ब्लॉक के तत्व किन को कहते हैं। तो अपन ने बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और फिर पढ़ा था इनके बहुत सारे गुण पढ़ने थे अपन को। तो अपन ने कहा इसमें से कुछ गुण तो पढ़ लिए थे, जैसे क्या पढ़ ली थी आपने कहा इनके लिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हैं उनके मान अपन ने पढ़ लिए थे। दूसरा अगर बात करें तो आपने कहा इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो है वो भी पढ़ ली थी। तीसरा जो आता है इनकी परमाणुीय त्रिज्या, ये भी अपन ने पढ़ ली थी। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो आपने कहा था इसकी विद्युत ऋणता, और विद्युत ऋणता के साथ साथ क्या पढ़ लिया था अपन ने, आयनन ऊर्जा भी पढ़ लिया था। तो ये अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या पढ़ा था आपने कहा क्वथनांक पढ़ लिया था, गलनांक पढ़ लिया था, और इसके साथ ही क्या पढ़ लिया था, घनत्व भी पढ़ लिया था। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो क्वथनांक गलनांक क्या होते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन ने बात की थी तो क्या पढ़ा था आपने कहा अपचायक प्रवृत्ति, और अपचायक प्रवृत्ति के अंदर अपन बात कर रहे थे तो अपन ने कहा था कि यहाँ पे अगर बात की जाती है तो आपने कहा सीजियम जो है उसके लिए आयनन ऊर्जा जो होती है, तो आपने कहा सीजियम की आयनन ऊर्जा है वो क्या होती है आपने कहा सबसे कम। लेकिन फिर भी ये क्या नहीं होता, आपने कहा ये परबल अपचायक नहीं होता, और परबल अपचायक नहीं होता है तो इसके लिए कारण पूछा था क्यों। तो इसका आंसर देखिए, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए लिथियम की अपचायक प्रवृत्ति सीजियम से क्या होती है ज़्यादा, ऐसा क्यों। तो इसका कारण होता है आपने कहा जितनी भी आपकी अपचयन अभिक्रियाएं होती हैं, ठीक है, अपचयन अभिक्रियाएं जो होती हैं उनके लिए ऐसे कहा जाता है ये सामान्यतः किस में होती है आपने कहा जलीय विलयन में। तो आपने कहा अपचयन अभिक्रियाएं सामान्यतः जलीय विलयन में संपन्न होती हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने कहा जब ये जलीय विलयन में संपन्न होती हैं तो यहाँ पर क्या किया जाता है, तो आपने कहा आयनन ऊर्जा के साथ साथ, आयनन ऊर्जा के साथ साथ इसकी जलयोजन ऊर्जा जो होती है वो भी क्या हो जाती है, आवश्यक हो जाती है। जलयोजन ऊर्जा का मान भी, जलयोजन ऊर्जा का मान भी आवश्यक होता है। तो देखो अगर आवश्यक होता है तो अब एक कॉन्सेप्ट लगता है, देखो जब भी किसी आयन को किस में डाला जाता है, विलायक में, तो वहाँ पे जो एनर्जी निकलती है वो तो क्या कहलाती है, विलायकन ऊर्जा। और जल में डाल दिया जाता है तो वो क्या कहलाती है, जलयोजन ऊर्जा। तो ऐसे कहा जाता है कि लिथियम प्लस जो होता है उसका आकार क्या होता है, कम। या लिथियम की बात कर ले तो आपने कहा लिथियम का आकार क्या होता है, आपने कहा कम होता है। ठीक है। और अगर बात करें सीजियम की तो आपने लिखा अप टू डाउन जाने पे आकार में क्या होती है, वृद्धि। तो आपने कहा लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, पोटेशियम से रुबिडियम, और रुबिडियम से सीजियम। इधर से इधर जाने पे आकार में क्या हो जाती है, आपने कहा वृद्धि हो जाती है। तो आपने कहा लिथियम का आकार तो है छोटा, और सीजियम जो है उसका आकार क्या है, आपने कहा बड़ा। तो आपने कहा इसका आकार क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है। तो आकार बड़ा होने के कारण जब इन दोनों आयनों को किस में डाला जाता है, जल में, तो जल में एक कॉन्सेप्ट याद रखना, जल में एक कॉन्सेप्ट होता है छोटा बिकम्स मोटा। ठीक है। और अगर बात करें मोटे की तो ऐसे कहा जाता है मोटा बिकम्स छोटा, यानी उल्टा हो जाता है। कैसे, आपने कहा छोटा जो आयन होता है उसका जलयोजन बहुत ज़्यादा होने के कारण उसके आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि, और जो बड़ा होता है उसका आकार हमेशा क्या रहता है, छोटा। तो आपने कहा लिथियम का आकार जो है वो कम होने के कारण इसका जलयोजन जो होता है वो क्या होता है, सर्वाधिक। और आपने कहा लिथियम का आकार कम होने के कारण जलयोजन अधिक होगा, और जलयोजन जब अधिक होगा तो आपने कहा यहाँ पे जलयोजन ऊर्जा जो है उसका मान भी क्या आएगा, ज़्यादा। इसलिए कहते हैं कि सीजियम है उसकी बजाय लिथियम जो होता है वो क्या होता है, परबल अपचायक होता है। तो इसका कारण क्या बताएंगे, आपने कहा यहाँ पे जो कारण है वो सिर्फ आयनन ऊर्जा से नहीं दिया जा सकता, आयनन ऊर्जा के साथ साथ क्या आवश्यक हो जाता है, जलयोजन भी आवश्यक हो जाता है। और जलयोजन हमेशा किसका ज़्यादा होता है, जिसका आकार क्या होता है, कम। तो अपन कहेंगे जलयोजन ऊर्जा के कारण लिथियम जो होता है वो परबल अपचायक होता है बजाय कि सीजियम के। तो अगर आपसे पूछ ले कि यहाँ पे सीजियम के लिए, या फिर ऐसे कहते हैं पूरा ही लिख लेते हैं, आपसे पूछे
क्षार धातुओं की अपचायक प्रवृत्ति। अपचायक प्रवृत्ति, तो देखो अपचायक प्रवृत्ति में क्या कहेंगे, सबसे ज्यादा प्रबल अपचायक कौन होता है, लिथियम। फिर कौन होता है, आपने कहा सोडियम। फिर कौन आएगा, पोटेशियम। फिर कौन आएगा, रुबिडियम। और फिर कौन आएगा, सीजियम। ठीक है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। बात करें किसकी, क्षार मृदा धातुओं की, तो क्षार मृदा धातुओं के लिए अपन बात करते हैं तो आपने कहा ऐसा कोई नहीं है, जो नॉर्मल रूल है वही फॉलो होता है। अप टू डाउन जाने पे आयनन विभव के मान में क्या होगी, कमी। आयनन विभव के मान में कमी होगी तो वहां से वैसे अपचायक प्रवृत्ति में क्या हो जाती है, वृद्धि। तो आपने कहा सबसे पहले कौन आता है, बेरिलियम। फिर कौन आता है, मैग्नीशियम। फिर कैल्शियम। फिर स्ट्रोंशियम। देन कौन आता है, बेरियम। तो ये क्या है, क्षार धातुओं की अपचायक प्रवृत्ति, और नीचे वाली क्या दे रखी है, क्षार मृदा धातुओं की अपचायक प्रवृत्ति। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पे, तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या, आपने कहा प्राप्ति और प्रचुरता। देखो बात करते हैं प्राप्ति और प्रचुरता की, तो आपने कहा प्राप्ति की अगर आपने बात की तो आपने कहा धातुएं प्रकृति में पाई तो जाती हैं, लेकिन क्या कहेंगे कि कोई भी एस ब्लॉक की धातु है वो प्रकृति में कभी भी स्वतंत्र नहीं पाई जाती। क्यों नहीं पाई जाती, तो आपने कहा इसके साथ ही पढ़ लेते हैं क्या, इसकी क्रियाशीलता। आपने कहा क्रियाशीलता के लिए ऐसे कहते हैं कि आयनन विभव का मान होने के कारण, कम होने के कारण इनकी जो क्रियाशीलता होती है वो क्या पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा। क्रियाशीलता उच्च होने के कारण स्वतंत्र नहीं होती। अब बात आती है स्वतंत्र नहीं होती तो किसके रूप में पाई जाती है, आपने कहा क्षार धातुएं जो होती हैं वो सामान्यतः किसके रूप में पाई जाती हैं, तो आपने कहा क्षार धातुएं पाई जाती हैं किसके रूप में, क्लोराइडों के रूप में। ठीक है, सामान्यतः क्लोराइड के रूप में पाई जाती हैं। और अगर बात करें किसकी, आपने कहा क्षार मृदा धातुओं की, तो क्षार मृदा धातुएं जो है वो सामान्यतः किसके रूप में पाई जाती हैं, आपने कहा या तो ये पाई जाती हैं किसमें, सल्फेट के रूप में, या फिर ये जनरली किसका निर्माण कर लेती हैं, कार्बाइडों का। तो क्षार धातुएं सामान्यतः क्लोराइड वगैरह के रूप में पाई जाती हैं, और क्षार मृदा धातुएं होती हैं वो किसके रूप में पाई जाती हैं, आपने कहा सल्फेट या फिर कार्बाइड। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, तो क्रियाशीलता के लिए क्या कहेंगे, आकार अधिक होने के कारण आयनन विभव के मान है वो क्या होते हैं, कम होते हैं। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, आपने कहा ज्वाला परीक्षण। देखिए ज्वाला परीक्षण में क्या कहेंगे कि एस ब्लॉक के तत्व जो है उसके अंदर बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहुत ही कैसे होते हैं, आपने कहा ढीले बंधे हुए होते हैं, और ढीले बंधे हुए होने के कारण थोड़ी सी ऊर्जा देते हैं, इनका क्या हो जाता है, निष्कासन। अब बात करते हैं सबसे पहले क्षार धातुओं की, तो देखिए क्षार धातुओं के लिए आयनन विभव का मान कम होता है, किसकी बजाय, आपने कहा क्षार मृदा धातुओं की। तो देखिए यहाँ पे किसके लिए लिख रहे हैं, आपने कहा क्षार मृदा धातुएं। देखिए कौन कौन से हैं, तो आपने कहा अपने पास में लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, और ये क्या है, सीजियम। ऐसे इनकी बात करते हैं। अपने पास में क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, और ये क्या है, बेरियम। देखिए अब अगर बात करें तो आपने कहा ज्वाला परीक्षण के लिए बात करते हैं, तो आपने कहा ज्वाला परीक्षण का मतलब क्या होता है, आपने कभी टेस्ट, जब अपन लैब के अंदर जाते हैं तो एक चम्मच सी होती है, पीछे से खुली हुई होती है इस तरह से, ठीक है, और फिर अगर ये लंबी सी चम्मच होती है फिर आगे का हिस्सा इसका इस तरह से होता है। तो ये जो होती है स्पैक्चुला बोला जाता है इसको क्या किया जाता है, कंपाउंड इस पे रख लिया जाता है और इसको ऐसे बर्नर पे क्या किया जाता है, हीट किया जाता है। आपने कहा जैसे इसको बर्नर पे गर्म करते हैं तो जो ज्वाला होती है वो एक विशेष रंग के आकार में क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे अगर बात करें तो आपने कहा क्षार धातुओं के अंदर जो लिथियम जो होता है उसके अंदर अगर आपने कहा जो भी कंपाउंड है उसके अंदर अगर लिथियम प्रेजेंट होता है तो उस ज्वाला का कलर कैसा आता है, आपने कहा गहरा लाल आता है। ठीक है, तो देखिए लिथियम के लिए जो बात आती है तो आपने कहा ये कैसा आता है, आपने कहा गहरा लाल। ठीक है, अगर बात करें किसकी, सोडियम की, तो आपने कहा सोडियम कैसा आता है, आपने कहा इसका नंबर आता है वो आता है सुनहरा पीला। अब अगर तो देखो पोटेशियम के कलर कैसा आता है, आपने कहा पोटेशियम का कलर आता है हल्का बैंगनी कलर। ओके, रुबिडियम की अगर बात करें तो इसका कलर कैसा आता है,
आपने कहा थोड़ा गहरा बैंगनी हो जाता है। और अगर बात करें किसकी, सीजियम की, तो सीजियम जो होता है उसका कलर कैसा होता है, आपने कहा नीला होता है। सही बात। अब अगर बात करें क्षार मृदा धातुओं की, तो देखिए क्षार मृदा धातुओं के लिए ऐसे कहते हैं कि यहाँ पे ये कैसे होते हैं, रंगहीन होते हैं। रंगहीन का मतलब ये ज्वाला को कभी भी परीक्षण प्रदान नहीं करते। कैल्शियम के लिए ऐसे कहा जाता है, इसका जो रंग आता है वो कैसा आता है, आपने कहा ईंट जैसा लाल। ठीक है। स्ट्रोंशियम के लिए कैसा आता है, तो आपने कहा इसका आता है, ठीक है, गहरा लाल। बेरियम के लिए अगर बात करें तो इसका कैसे आता है, आपने कहा सेब जैसा हरा। और अगर रेडियम की बात करें, रेडियम कैसा होता है, आपने गहरा लाल। रेडियम तो देखा आपने। अब देखिए ये तो हो गया ज्वाला परीक्षण कि सभी जो है वो क्या देते हैं, ज्वाला परीक्षण। लेकिन अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम होते हैं वो रंगहीन होते हैं, यानी ज्वाला परीक्षण नहीं देते। अब इसका कारण क्या है, तो देखो अपन ने कहा एस ब्लॉक इस तरह से है, ये क्षार धातुएं, ये क्षार मृदा धातुएं। यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, इन सबको लिख दिया। तो आपने कहा ये लिथियम लिख दिया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। इधर बात करें तो क्या हो गया, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। अब देखो इधर से इधर जाते हैं तो आपने कहा आकार में क्या होती है, कमी। इधर से इधर गए तो आपने कहा आकार में क्या हो गई, वृद्धि। आकार में कमी होने के साथ साथ विद्युत ऋणता में क्या हो जाती है, वृद्धि। विद्युत ऋणता में वृद्धि होती है तो आयनाइजेशन एनर्जी या पोटेंशियल जो होती है उसके मान में भी क्या हो जाती है, वृद्धि। आयनाइजेशन पोटेंशियल के मान में जब वृद्धि होती है तो ऐसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉनों को निकालना क्या हो जाता है, मुश्किल। तो आपने कहा इनका जो आकार होता है वो सबसे छोटा होता है एस ब्लॉक में। और एस ब्लॉक में छोटे आकार होने के कारण यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्रबलता से बंधे रहते हैं। और प्रबलता से जब बंधे रहते हैं तो आपने कहा ये जो होते हैं, ये ज्वाला जो होती है उसको कोई भी रंग प्रदान नहीं करते। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो ज्वाला परीक्षण नहीं देते, बाकी सभी परीक्षण देते हैं। तो अपन कहेंगे छोटे आकार के कारण इनका जो आयनन विभव होता है उसका मान क्या पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो आपने कहा नाम क्या आएगा, विलायकन प्रवृत्ति। देखिए विलायकन प्रवृत्ति की अगर अपन बात करें तो आपने कहा कोई भी जो धातु है, आपने कहा इस धातु को किसी भी विलायक में घोलना क्या कहलाता है, आपने कहा विलायकन कहलाता है। और विलायकन के लिए कहेंगे तो हमेशा ध्यान रखते हैं कि सेम हमेशा किसको घोलता है, आपने कहा सेम को घोलता है। ठीक है, तो देखिए विलायकन प्रवृत्ति की अपन बात करें तो 2-3 नाम आएंगे, वो देखिए। आपने कहा विलायकन प्रवृत्ति क्या होती है, तो अपन ऐसे कहेंगे, यहाँ पे देखिए 2 चीजें हैं। पहली कि अभी बताया था छोटा बिकम्स मोटा, मोटा बिकम्स छोटा। दूसरी समान हमेशा किसको घोलता है, समान को। देखिए विलायकन प्रवृत्ति को देखिए, इसमें क्या कहा जाता है कि कोई भी एस ब्लॉक का तत्व है, ठीक है, तो अपन कहेंगे एस ब्लॉक का कोई भी आयन है, क्योंकि विलायक में है ना तो आयन काम में लेना पड़ेगा। सभी क्षार धातुएं होती है वो कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाती हैं, आपने कहा +1। क्षार मृदा धातुएं होती हैं वो कौन सी दर्शाती हैं, +2। देखिए आपने कहा जैसे किसी आयन को, ठीक है, तो आपने कहा आयन को किस में डाला जाता है, आपने कहा विलायक में। तो विलायक का अणु जो होता है, ठीक है, तो विलायक का अणु किसके साथ जुड़ जाता है, आपने कहा ध्रुवीय आयन के साथ जुड़ जाता है। और ध्रुवीय आयन के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, विलायकन कहलाता है। तो देखिए नाम आ रहा है विलायकन। क्या होता है विलायकन, तो आपने कहा जैसे किसी आयन को विलायक में डाला जाता है, विलायक के अणु का आयन के साथ जुड़ना क्या कहलाता है, विलायकन कहलाता है। ठीक है, अब एक चीज देखिए, यहाँ पर अगर अपन कोई भी विलायक लेते हैं तो नाम क्या आता है, विलायकन, यानी विलायक कहते हैं आपको। तो क्या कहेंगे, यहाँ पे आयन का उसमें घुल जाना क्या कहलाता है, विलायकन। और यहाँ पे जो ऊर्जा निकलती है उसे क्या कहा जाता है, आपने कहा विलायकन ऊर्जा। और अगर अपन विलायक के रूप में क्या ले लेते हैं, जल, तो जल में घुलना क्या कहलाता है, आपने कहा जलयोजन। ठीक है, और यहाँ पे जो ऊर्जा निकलती है वो क्या कहलाती है, जलयोजन ऊर्जा। अब एक चीज देखिए, आपने कहा कोई भी अगर अपने पास में आयन है, ठीक है, वैद्युत अपघटन ले लेते हैं।
देखिए ऐसे कहा जाता है कि किसी भी वैद्युत अपघट्य को अपन इस तरह से एनोड और कैथोड के बीच में भर देते हैं। तो आपने कहा जैसे इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, तो आपने कहा जैसे NaCl ले लिया एक बार, है ना, Na किसका है, क्षार धातु। आपने कहा ये NaCl था, इसका जलीय विलयन बनाया और इसको किस में भर दिया, आपने कहा एक बीकर में, इसमें क्या लगा दिया, एनोड और कैथोड। तो आपने कहा कोई भी अगर वैद्युत अपघट्य लिया और उसमें जैसे वैद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो आपने कहा वैद्युत अपघट्य होता है वो किस में टूट जाता है, आयनों में टूट जाता है। ठीक है, जैसे NaCl टूट गया किस में, आपने कहा Na+ और Cl- में। अब क्या होगा, एनोड जो होता है वो कैसा होता है, आपने कहा पॉजिटिव। कैथोड कैसा लिया जाता है, आपने कहा नेगेटिव। तो कैथोड कैसा हो गया, नेगेटिव। अब देखो जो धनायन होते हैं वो तो किसकी तरफ जाते हैं, कैथोड की ओर, और जो ऋणायन होते हैं वो किसकी तरफ जाते हैं, एनोड की ओर। अब देखो यहाँ पर पहुंचकर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, आपने कहा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, और ये यहाँ पे पहुंच के इलेक्ट्रॉन को दे देगा। यानी एक का तो क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण, और एक का क्या हो जाता है, अपचयन। अब जैसे यहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन होगा, यहाँ पे क्या बहेगी, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉनों के बहने को अपन क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब एक चीज देखिए, अगर अपन ऐसे कहते हैं कि जैसे ही किसी आयन को, एस ब्लॉक का कोई भी आयन है, उसको अपन इसमें डालेंगे, वैद्युत अपघट्य बनाकर उसका वैद्युत अपघटन कराते हैं, तो ऐसे कहा जाता है कि जो आयन सबसे छोटा होता है, ठीक है, उसकी गति हमेशा क्या होती है, सबसे ज़्यादा। तो आपने कहा गति अगर ज़्यादा है तो वो सबसे पहले किस पर पहुंचेगा, एनोड या कैथोड पर, और एनोड और कैथोड पर जैसे पहुंचेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, आपने कहा वैद्युत धारा का चालन करेगा। तो आपने कहा जो सबसे छोटा है। अब अपन बात करते हैं सबसे छोटे की। तो अगर बात करें लिथियम की, लिथियम के बाद में कौन आता है अपने पास में, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। देखो अप टू डाउन जाने पे आकार में क्या हो रही है, आपने कहा वृद्धि। तो सबसे छोटे आकार का कौन होता है, आपने कहा सबसे कम आकार का है, ठीक है। और अगर बात करें सीजियम की, तो आपने कहा सीजियम का आकार क्या है, सबसे बड़ा। तो आपने कहा अपने अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए कि लिथियम है उसका वेग सबसे ज़्यादा होगा, और लिथियम है वो सबसे पहले किस पर पहुंचेगा, कैथोड पर पहुंचेगा, और लिथियम के द्वारा विद्युत धारा का चालन है वो सबसे पहले किया जाएगा। लेकिन वही बात यहाँ पे ये भी कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। क्यों हो जाता है, उसका कारण आपने कहा क्या करा रखा आपने, या तो विलायकन या फिर विलायक के रूप में क्या ले रखा है, जलयोजन करा रखा है। तो आपने कहा अभी एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था, आपने कहा छोटा बिकम्स मोटा और मोटा बिकम्स छोटा। इसका मतलब क्या है, आपने कहा पानी के जब बाहर होते हैं तब तो ये क्रम जो आप बता रहे हो वो सही है, लेकिन जैसे ही पानी में डालेंगे लिथियम का आकार क्या है, सबसे कम, और जिसका आकार सबसे कम होता है आपने कहा उसके तरफ चारों तरफ जल के अणु क्या जुड़ते हैं, सबसे ज़्यादा। आपने कहा चारों तरफ कौन आ जाएंगे, OH-, और पानी में जो इसका आकार है वो क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा, और बड़े आकार होते हैं इसकी गति क्या हो जाएगी, सबसे कम। सीजियम का आकार लिथियम से क्या था, बड़ा था, लेकिन इसका जलयोजन क्या हो गया, सबसे कम। आपने कहा बड़े आकार के कारण जलयोजन नहीं हुआ, और बड़े आकार के कारण जलयोजन नहीं हुआ। तो आपने कहा जलयोजन सबसे कम होने के कारण लिथियम तो हो गया मोटा, और ये कैसा रह गया, छोटा, और छोटा होने के कारण इसकी जो गति है वो क्या होगी, सबसे ज़्यादा। तो एक चीज़ फिर से देखना, विलायकन के कारण अपन क्या कहते हैं कि सबसे कम आकार किसका होता है, आपने कहा सीजियम का, लेकिन अपन क्या कहेंगे सबसे बड़ा कम आकार किसका होता है, लिथियम का। लेकिन अपन कहेंगे कॉन्सेप्ट लगने की वजह से आपने कहा ये क्रम है वो भी क्या आ जाता है, उल्टा आ जाता है। तो अगर अपन लिखें किसका, क्षार धातुओं के लिए क्या लिख दें, आपने कहा गतिशीलता का क्रम लिख दें। तो देखो क्षार धातुओं की गतिशीलता का क्रम क्या आता है, तो आपने कहा आना तो क्या चाहिए, वो देखो सबसे छोटा कौन है, लिथियम प्लस, फिर कौन आएगा, सोडियम प्लस, फिर कौन आएगा, पोटेशियम, फिर कौन आएगा, रुबिडियम, फिर कौन आएगा, सीजियम। आना तो चाहिए था ये, लेकिन ये नहीं आता। क्यों नहीं आता, उसका कारण है छोटा बिकम्स मोटा और मोटा बिकम्स छोटा। तो गतिशीलता का क्रम आता क्या है, सबसे छोटा आकार किसका होता है, पानी में सीजियम का, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर Na, और सबसे कम किसका होगा, आपने कहा ये। तो गतिशीलता है, तो आपने कहा लिथियम प्लस है वो जल में क्या बन जाता है, सबसे बड़ा, गतिशीलता सबसे कम।
सीजियम प्लस है जल में कैसा बन जाएगा, आपने कहा सबसे छोटा, और सबसे छोटा होने के कारण इसकी गतिशीलता क्या पाई जाती है, सबसे अधिक। ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट जो आता है वो क्या आता है, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति। देखिए संकुल निर्माण की प्रवृत्ति के लिए ऐसे कहा जाता है कि सबसे ज्यादा संकुल कौन बनाती है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो लास्ट लिख देते हैं, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति, संकुल निर्माण की प्रवृत्ति कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। तो मैंने शायद विलायकन और संकुल को अलग अलग लिख दिया। देखिए ऐसे कहा जाता है कि संकुल जो है, तो आपने कहा संकुल निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है, आपने कहा फाई चाहिए। फाई क्या होता है, आपने कहा चार्ज अपॉन साइज। देखो आवेश जो है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा, आकार क्या होना चाहिए, सबसे कम। लेकिन एक चीज़ देखो, एस ब्लॉक के तत्व आवर्त सारणी में सबसे पहले आते हैं। अब सबसे पहले आने के कारण आकार तो क्या होता है, सबसे बड़ा। तो आपने कहा साइज हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम। अगर चार्ज की बात करें तो देखो Mn जो होता है वो कहाँ तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +7। ओस्मियम की बात करें तो +8। लेकिन एस ब्लॉक पे चार्ज कितना होता है, +1 और +2। तो आपने कहा इनकी बात एक और चाहिए होता है। तो आपने कहा 3 चीज़ें क्या चाहिए, आपने कहा चार्ज हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा, साइज हमेशा कम से कम, इसके साथ और चाहिए डेंसिटी। आपने कहा घनत्व जो है वो भी क्या होनी चाहिए, ज़्यादा। लेकिन अपन तो पढ़ चुके हैं कि एस ब्लॉक के जो घनत्व होते हैं वो क्या होते हैं, कम, काफ़ी हल्की होती हैं ये धातुएं। तो आपने कहा यहाँ पे डेंसिटी होती है वो भी क्या पाई जाती है, आपने कहा मिनिमम। तीनों ही कंडीशन ऐसी है जिसके अंदर अपन ये कहते हैं कि एस ब्लॉक के तत्वों के अंदर संकुल जो निर्माण है, तो आप कहेंगे संकुल निर्माण की प्रवृत्ति क्या कहेंगे, नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती। कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर अपन बात करते हैं कि संकुल निर्माण की प्रवृत्ति पाई तो नहीं जाती, लेकिन फिर भी एस ब्लॉक के कुछ तत्व हैं वो किसका निर्माण करते हैं, संकुलों का। कौन कौन से तत्व हैं, आपने कहा सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है। ये कुछ तत्व ऐसे होते हैं कि ये संकुलों का निर्माण भी करते हैं, और इनके द्वारा जो संकुल बनाए जाते हैं वो संकुल क्या होते हैं, आपने कहा वो बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, महत्वपूर्ण होते हैं। इसकी बात अपन किस में करेंगे, कुछ समय बाद में फिर से संकुल निर्माण की प्रवृत्ति में करेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने एस ब्लॉक एलिमेंट्स, और एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होती हैं वो अपन ने सब एक एक करके पढ़ी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है विकिरण संबंध। देखिए विकिरण संबंध क्या होता है, तो अपन कहेंगे 2 विकिरण संबंध दे रखे हैं अपने सिलेबस में। विकिरण संबंध देखो एस ब्लॉक की अगर अपन बात करें तो अपन ने कहा पहले में अपने पास में कौन कौन से तत्व हैं, ये हैं। दूसरे की अगर बात करें तो कौन कौन अपने पास में, आपने कहा बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है और बेरियम। फिर 10 के आगे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के बाद में कौन आता है, बोरोन फैमिली। तो आपने कहा बोरोन आता है, एल्यूमिनियम आता है, ठीक है। फिर कौन आता है, गैलियम आता है, फिर कौन आता है, इंडियन और थेलियम। देखो अब यहाँ पे ऐसे कहा जाता है, हाइड्रोजन को हटा दें एक बार। अपन क्या कहेंगे कि एक कॉन्सेप्ट पढ़ के आए अभी अपन, और वो क्या है, आपने कहा लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आपने कहा आकार जो होता है उसमें क्या हो जाती है, कमी, और अप टू डाउन जब जाते हैं तो आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि। अब देखो अगर बात करें इसके प्रथम तत्व की, आपका एक नेक्स्ट जो टॉपिक है वो यही है कि दोनों जो वर्ग है, ये वर्ग कौन सा है अपने पास में, फर्स्ट क्षार धातुओं वाला, और ये कौन सा है, वर्ग सेकंड क्षार मृदा धातुओं वाला। कि वर्ग के जो प्रथम तत्व होते हैं वो बाकी तत्वों से अलग व्यवहार दर्शाते हैं, असामान्य व्यवहार दर्शाते हैं। क्यों, तो उसका कारण यही है कि देखो इनका आकार तो कैसा है, आपने कहा छोटा, अप टू डाउन जाते हैं तो आकार में क्या हो जाती है, वृद्धि। और हमेशा ध्यान रखेंगे आप लोग कि जिन भी तत्वों का आकार समान पाया जाता है वो हमेशा एक साथ उपस्थित होते हैं। तो आपने कहा इधर से इधर जाने पे आकार में क्या हो गई, वृद्धि। तो वर्ग फर्स्ट जो है उसमें तो कौन है, लिथियम,
और वर्ग सेकंड में अगर बात करें बेरिलियम की, तो आपने कहा ये दोनों तत्व हैं वो अपने वर्ग के अन्य तत्वों से कौन सा व्यवहार दर्शाते हैं, अलग, जिसे अपन कहते हैं असामान्य व्यवहार। अब बात आती है पहला, आपने कहा लिथियम है, इधर से इधर तो आकार बढ़ गया, इधर से इधर गए तो आकार घट गया, यानी बेरिलियम भी इसके आकार का नहीं है। तो आपने कहा लिथियम है वो किसके साथ समानता दर्शाता है, आपने कहा मैग्नीशियम के साथ में। और बेरिलियम का आकार है वो आपने कहा किसके साथ समानता दर्शाता है, एल्यूमिनियम के साथ में। और ये दोनों एक दूसरे की विकिरण पर स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, विकिरण संबंध। देखो दो कौन कौन से पढ़ने, आपने कहा पहला कौन सा पढ़ना है, आपने कहा लिथियम और मैग्नीशियम का विकिरण संबंध। देखिए कैसे पढ़ेंगे, आपने कहा विकिरण संबंध में क्या क्या है। पहला फर्स्ट पॉइंट क्या आता है, आपने कहा लिथियम और मैग्नीशियम दोनों का आकार क्या होता है, आपने कहा समान पाया जाता है, समान पाया जाता है। तो पहली चीज़ तो क्या आती है कि दोनों का आकार जो होता है वो कैसा हो जाता है, समान। सेकंड चीज़ देखिए, आपने कहा इन दोनों के लिए बात करें तो क्या लिखेंगे, लिथियम और मैग्नीशियम का, ठीक है, आयनन विभव या आयनन ऊर्जा दोनों का मान क्या होता है, आपने कहा ऊर्जा का मान कैसा होता है, आपने कहा समान पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखो थर्ड चीज़, अगर आपसे पूछा जाए तो अपन कहेंगे लिथियम और मैग्नीशियम इन दोनों की विद्युत ऋणता जो होती है उसका मान भी कैसा होता है, आपने कहा समान होता है। नेक्स्ट बात करें, क्या कहेंगे, लिथियम और मैग्नीशियम का क्वथनांक, ठीक है, क्या कहेंगे, गलनांक, और क्या कहेंगे, घनत्व, ठीक है, घनत्व का मान भी कैसा होता है, आपने कहा समान पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, आपने कहा फिफ्थ देखिए, अगर बात करें इनके ऑक्साइडों की तो O2 से भी क्रिया करके क्या बनाएंगे, आपने कहा ऑक्साइड बनाते हैं। देखिए कैसे, आपने कहा लिथियम पे कौन सा चार्ज है, आपने कहा +1, ऑक्साइड पे कौन सा होता है, -2, क्या बना देंगे, आपने कहा लिथियम ऑक्साइड। ऐसे बात करें अगर मैग्नीशियम की तो किससे विक्रिया करेगा, ऑक्साइड से। मैग्नीशियम पे चार्ज कौन सा है, +2, क्या बन जाएगा, MgO। तो क्या कहेंगे कि लिथियम और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्साइड से विक्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं, ऑक्सीजन से विक्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं, ऑक्साइडों का निर्माण कर देते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपने कहा अगर इनकी बात करें नेक्स्ट, तो आपने कहा अगला जो पॉइंट आता है, तो इन्होंने कहा ऑक्साइड से तो विक्रिया कर लेते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनकी विक्रिया किससे करा दें, आपने कहा परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड से। तो देखिए नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर इनकी विक्रिया किससे कराई जाए, परोक्साइड। परोक्साइड क्या होता है, आपने कहा ऑक्सीजन पे -1 -2, ठीक है। और अगर बात करें सुपर ऑक्साइड की तो क्या होता है, O2 -1। तो क्या कहेंगे कि अगर ये लिथियम और मैग्नीशियम है तो आपने कहा ये ना तो किससे विक्रिया करते हैं, आपने कहा परोक्साइड से, और ना किससे विक्रिया करते हैं, आपने कहा सुपर ऑक्साइड से। तो आपने कहा परोक्साइड और सुपर ऑक्साइड से अभिक्रिया नहीं करते। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कारण क्या है तो अपन कहेंगे नहीं करते। क्या कहेंगे कि इनका आकार बड़ा होने के कारण जो बनने वाले यौगिक हैं वो स्थायी नहीं है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, अगर ऐसे कहा जाता है कि इसके अगर किसको, लिथियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेटों को क्या कर दिया जाए, गर्म करा जाए, तो यहाँ पे कौन सी गैस हटती है, आपने कहा CO2 गैस का निष्कासन होता है। नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसे कहा जाए इन दोनों के नाइट्राइडों को क्या किया जाए, गर्म किया जाए, तो आपने कहा यहाँ पे कौन सी गैस हटती है, आपने कहा NO2 गैस का क्या होता है, निष्कासन। नेक्स्ट नंबर देखिए, अगर इनकी बात करें कि इनके नाइट्रोजन से क्या करा दें, अभिक्रिया, तो आप कहेंगे नाइट्रोजन से अभिक्रिया कर किसका निर्माण कर देती है, नाइट्राइडों का। कैसे, देखिए लिथियम की अभिक्रिया करा दो किससे, N2 से, तब तो क्या बनता है, आपने कहा Li3 और ये क्या बन जाएगी, N, ठीक है। अगर यहाँ पे मैग्नीशियम ले तो आपने कहा मैग्नीशियम की भी अभिक्रिया करा दो, आपने कहा मैग्नीशियम की अभिक्रिया कराई है तो क्या बनाएगा, आपने कहा मैग्नीशियम नाइट्राइड बनेगा, तो क्या बन गया, Mg, और ये क्या बन गया, N2, सही है। अब देखो नेक्स्ट रिएक्शन की बात आती है,
तो आपने कहा इनका आकार क्या होता है, समान। तो आप कहेंगे आकार समान होने के कारण, आकार समान होने के कारण इनकी जो ध्रुवण क्षमता है, ध्रुवण क्षमता, उसका मान भी क्या पाया जाता है, समान होता है। और लास्ट अगर पढ़े तो क्या कहेंगे कि दोनों के लिए अगर बात करें तो आघात वर्धनीयता और अगर बात करें तन्यता तो क्या कहेंगे, आघात वर्धनीयता और तन्यता के मान भी क्या होते हैं, समान होते हैं, के मान समान होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है, आपने कहा आकार समान होता है, आयनन विभव समान होता है, और क्या पढ़ा, विद्युत ऋणता क्या होती है, समान होती है। इसके अलावा अपन ने बात किया कि ध्रुवण क्षमता क्या पाई जाती है, समान होती है। आघात वर्धनीयता और तन्यता भी क्या पाई जाती है, समान पाई जाती है। ऑक्सीजन से विक्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं, ऑक्साइडों का। सुपर ऑक्साइड और पेरोक्साइड से विक्रिया नहीं करते। कार्बोनेटों को गर्म करने पर क्या हट जाती है, CO2। नाइट्राइडों को गर्म करने पर क्या हट जाती है, NO2 गैस का निष्कासन होता है। तो आपने कहा लिथियम और मैग्नीशियम है, उनके अंदर वो दोनों होते तो अलग अलग वर्ग के हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में क्या पाई जाती है, समानता पाई जाती है, और इसे अपन क्या कहते हैं, विकिरण संबंध कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड जो है वो पूछा जाता है किसका, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का। देखिए बेरिलियम और एल्यूमिनियम के लिए ऐसे कहा जाता है, पहला कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम इनका आकार तो समान नहीं होता, आकार समान नहीं होता, परंतु इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या पाया जाता है, समान। पृष्ठीय क्षेत्रफल समान पाया जाता है, समान पाया जाता है, यानी ये भी क्या दर्शाते हैं, विकिरण संबंध। देखिए नेक्स्ट बात करते हैं। आपने कहा नेक्स्ट अगर बात करें बेरिलियम और मैग्नीशियम के लिए, तो ऐसे कहा जाता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो हैं, इन दोनों के लिए आयनन विभव का मान क्या पाया जाता है, आपने कहा समान। आयनन विभव समान होने के कारण इनकी भी ध्रुवण क्षमताएं जो होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, समान। इनकी ध्रुवण क्षमताएं कैसी हो जाती हैं, समान पाई जाती हैं, कोई दिक्कत नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट देखिए, अगर बात करें नेक्स्ट इनके लिए तो क्या कहेंगे कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है, इन दोनों के यौगिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आपने इसका सहसंयोजक प्रकृति रखते हैं, सहसंयोजक प्रकृति के होते हैं। जबकि अन्य की अगर बात करें तो अपन कहेंगे अन्य धातुओं के जो यौगिक होते हैं, अन्य धातुओं के यौगिक वो कौन सी प्रकृति रखते हैं, आपने कहा आयनिक प्रकृति रखते हैं, आयनिक प्रकृति के होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, अगर अपन बात करें फोर्थ तो क्या कहेंगे कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम के जो ऑक्साइड होते हैं, ऑक्साइड वो कैसी प्रकृति के होते हैं, आपने कहा उभयधर्मी। उभयधर्मी प्रकृति का मतलब क्या है, यानी ये कौन सी प्रकृति के हैं, आपने कहा ये क्षारीय भी हो सकते हैं और ये अम्लीय भी हो सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर ऐसे कहा जाता है कि इनके कार्बाइड का मतलब क्या है, आपने कहा Be2C, और एल्यूमिनियम के लिए बनाएं तो आपने कहा एल्यूमिनियम का कार्बाइड। अगर इनको क्या किया जाए, आपने कहा गर्म किया जाए या इनका जलवघटन कर दिया जाए, तो इनका जब जलवघटन किया जाता है तो यहाँ से कौन सी गैस का निष्कासन होता है, ध्यान रखेंगे CH4 का निष्कासन होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें तो अपन क्या लिख सकते हैं कि बेरिलियम और एल्यूमिनियम जो है वो दोनों ही हैलोजनों से विक्रिया कर लेते हैं, और हैलोजनों से विक्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं, हैलाइडों का निर्माण कर देते हैं। जैसे बेरिलियम की अगर बात की जाए तो बेरिलियम कौन से हैलाइड बना देते हैं, आपने कहा इस तरह के, और अगर एल्यूमिनियम की बात की जाए तो एल्यूमिनियम जो है वो फ्लोरीन से विक्रिया करके क्या बना देते हैं, फ्लोराइडों का निर्माण कर देते हैं। तो आपने कहा इनका भी आकार जो है वो समान नहीं होता, लेकिन फिर भी इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल समान होने के कारण ये भी बहुत सारे गुणों में क्या रखते हैं,
आपने कहा समानताएं रखते हैं और बहुत सारे गुणों के अंदर समानताएं रखने के कारण इनमें भी क्या पाया जाता है, विकिरण संबंध। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक था उसके अंदर अपन ने क्या क्या पढ़ा, तो अपन ने पढ़ा कि पहले तो कुछ गुण बचे हुए थे, वो सारे गुण अपन ने पढ़ लिए। ठीक है, तो कुछ तो कल की क्लास में हो गए थे, कुछ आज की क्लास में हो गए। आपने कहा जैसे अपन ने क्या पढ़ लिया, औपचारिक प्रवृत्ति, प्राप्ति पढ़ लिया, प्रचुरता पढ़ लिया, क्रियाशीलता बहुत ज़्यादा होती है, ज्वाला परीक्षण देते हैं। ज्वाला परीक्षण में एक क्वेश्चन बनता है, बेरिलियम और मैग्नीशियम है वो ज्वाला परीक्षण है, क्यों नहीं देते। विलायकन प्रवृत्ति के लिए अपन ने कहा विलायक में घोलना क्या कहलाता है, विलायकन प्रवृत्ति। अगर बात करें क्षार धातुओं की तो सबसे ज़्यादा विलायकन प्रवृत्ति किसकी आनी चाहिए, तो आपने कहा आनी तो लिथियम की चाहिए क्योंकि आकार सबसे कम है। लेकिन अपन कहेंगे कि अगर बात करें तो उल्टा आ जाएगा ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा गतिशीलता किसकी पाई जाती है। आपने कहा विलायकन प्रवृत्ति सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लिथियम की, और विलायकन प्रवृत्ति ज़्यादा होने के कारण गतिशीलता सबसे कम किसकी हो जाती है, लिथियम की। नेक्स्ट बात करें संकुलों की, ये टॉपिक अपन को पढ़ना है नेक्स्ट क्लास के अंदर काफ़ी डिटेल में। तो अपन ने कहा संकुल निर्माण की प्रवृत्ति वैसे तो नहीं पाई जाती, लेकिन जनरली कुछ संकुलों का निर्माण करती है और वो क्या होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसके अलावा अपन ने बात की किसकी, विकिरण संबंधों की। विकिरण संबंध भी कितने दे रखे हैं, आपने कहा 2 दे रखे हैं। एक तो क्या दे रखा है, आपने कहा पहला तो दे रखा है लिथियम और मैग्नीशियम का, और दूसरा किसका दे रखा है, बेरिलियम और एल्यूमिनियम का। सही बात है। अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर कि एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो कौन कौन से संकुलों का निर्माण करते हैं, और वो संकुलों का निर्माण करते हैं तो उनमें से कौन कौन से संकुल हैं वो अपने लिए इम्पोर्टेंट है। और एक बच जाता है कि एस ब्लॉक के तत्वों का जैविक तंत्र के अंदर क्या पूछा जाता है, महत्व पूछा जाता है। तो ये जो टॉपिक है ये अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू।